दिया क्या है सरकार ने, मतलब इस बजट ने? नहीं, बजट बिल्कुल ठंडा रहा सर। वैसे बजट में अगर कुछ है नहीं, मतलब उसको लेकर ये संडे कितना खराब हुआ है? ओल्ड टैक्सेशन स्कीम को छोड़ के न्यू में आ जाए। जो टैक्स दे रहा है एक उम्मीद करता है कि उसको एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिले, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो सर इस बजट में आम आदमी के लिए क्या था? जो इमीडिएट जैसे फ़ायदा की बात करूँ, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उसके मेडिसिन के रेट कम होंगे उस पर। अगर आदमी की जेब में पैसा ही नहीं बचेगा तो वो खर्चेगा क्या? उम्मीद था लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पर उसके ऊपर जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। तो साल 2026 का बजट पेश हो चुका है। लगभग 1.5 घंटे की स्पीच देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दी है, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर बात की। और ये पहली बार है जब देश का बजट संडे को आया है। इससे पहले 1999 में भी बजट वाले दिन संडे पड़ रहा था, लेकिन जसवंत सिन्हा जी ने उस दिन, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस बजट को सैटरडे को पेश किया था। संडे को पहली बार हुआ है, लेकिन इस बजट में जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं उससे आम लोगों का संडे ज़रूर खराब हुआ होगा। तो आम लोगों को इस बजट में क्या नहीं मिला है, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर क्या मिला है उस पर भी चर्चा होगी। इन सब चर्चाओं के लिए हमारे साथ है रंजीत कुमार सिंह जी, जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद सर। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये संडे कितना खराब हुआ है? देखिए संडे एक मतलब जैसा आपने बताया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो ये भी एक तरह का हिस्ट्री है जो 2026 फर्स्ट फरवरी 2026 को लोग याद रखेंगे। ठीक है कि पॉलिटिशियन संडे को भी काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आज लोग आम धारणा रहता है कि संडे को लोग काम नहीं करते हैं, तो लोग संडे को भी काम करते हैं। तो एक पॉजिटिव चेंज है कि सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, मतलब आज जितने भी कॉर्पोरेट के लोग हैं, स्पेशली मीडिया के लोग हैं या फाइनेंशियल सेक्टर के जो लोग हैं, बैंकिंग के लोग हैं, या जो सेंसेक्स के जुड़े हुए लोग हैं, या जो ट्रेडिंग में लोग हैं, वो सारे आज काम कर रहे हैं। तो एक इंडिया में एक मतलब नया शुरुआत है। ठीक है कि हम लोग संडे को भी, गवर्नमेंट ने भी इसको डिफ़र नहीं किया है, मतलब कि संडे को भी करते हुए इन्होंने इस दिन काम किया है। तो एक नया मैसेज भी है यूथ के लिए भी, और क्योंकि इंडिया एक 140 करोड़ लोगों का देश है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लोग किसी भी टाइम कभी भी काम कर सकते हैं। लेकिन सर संडे तो खराब हो गया ना नॉर्मल आदमी का। टैक्स स्लैब को लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल ये जो स्पीच आई है इसमें टैक्स स्लैब को लेकर रत्ती भर भी चेंज नहीं है। तो जो पहले न्यू टैक्स स्लैब की बात करें, 12 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हम जोड़ दें तो 12,75,000 पे जो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था वही अब भी है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए लोगों को उम्मीद था कि कहीं ना कहीं एक था कि जो 1.5 लाख का जो डिडक्शन होता है उसको 2.5 लाख करें, और ये बहुत एक्सपेक्टेड भी था। बल्कि अरुण जेटली जी के टाइम जो हुआ था कि उसको 5 लाख तक हम लेकर जाएं, और आज 5 लाख, उस बात को भी जो है करीब मोटा 10 साल हो गया। अगर उसमें स्टैंडर्ड जो इन्फ्लेशन का फैक्टर ऐड करें और ये करें, तो वैल्यू आज के डेट पे 8-8.5 लाख रुपए के आसपास बनता है। ठीक है, अगर उतना मिला हो रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो बेसिक एक आम आदमी है वो चाहता है कि उसके पास पैसा कमाए और पैसा खर्च करे, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि पैसा जो है ये इकोनॉमी में होना चाहिए, मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम तभी आता है। कभी भी पैसे का जब तक रूटीन में आएगा तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि पैसा आपके पास आए, आप सेविंग भी करें और आप खर्च भी करें। लेकिन जब आपके पास पैसा, आपको जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन क्या है, बेसिकली आपके पॉकेट को काटता है। आज मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये का है, आपका सैलरी आज भी 100 रुपये बना हुआ है, लेकिन वो चीज़ अब 110 रुपये का हो गया, 115 रुपये का हो गया, तो वो आपका बेसिकली क्या है, आपके परचेजिंग पावर को कम कर देता है। तो जो आपका परचेजिंग पावर जो है 100% था, आपका परचेजिंग पावर 85% हो गया। ठीक है, तो और जब आदमी कंजर्वेटिव अप्रोच में होता है तो फिर आदमी थोड़ा सेविंग के ऊपर जाता है। ठीक है, कि मैं पैसा बचाएं। तो ये क्या है, इकोनॉमी के लिए ये बहुत मतलब अच्छा फैक्टर नहीं माना जाता है। ठीक है, कि अल्टीमेटली क्या है, पैसा मार्केट में आना चाहिए, पैसा घूमना चाहिए। जितना पैसा घूमेगा तभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, या नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और जो भी चीज़ें आएंगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू आएगा, वो तभी आएगा जब पैसा सर्कुलेशन में होगा। आपने 5 लाख की बात की, वो बात हो गई ओल्ड टैक्सेशन स्कीम को लेकर। उसको तो गवर्नमेंट हटाने ही मूड में है कि ये अपने आप धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक मौत मर जाए। तो ये मेन गवर्नमेंट का फंड है उस चीज़ को लेकर, इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। लेकिन जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो लोगों को कैसे प्रोत्साहित करेंगी सरकारें कि वो ओल्ड टैक्सेशन स्कीम को छोड़ के न्यू में आ जाए? क्योंकि इधर तो ना कोई आपको डिडक्शन मिलनी है, ना कुछ मिलना है,
और 12 लाख से जो नीचे आदमी है उसके लिए तो न्यू टैक्सेशन स्कीम ठीक है, लेकिन जो 15-16 लाख पे पहुंच गया, जिसको फिर पूरे ही सारे पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा 5%, 10%, 20% की उससे दर से, तो वो क्यों आएगा न्यू टैक्स स्लैब में फिर? नहीं, गवर्नमेंट एक तरह से चाह रही है कि जो ओल्ड, क्योंकि न्यू लाए इसलिए क्या कि ओल्ड को ख़त्म करें। ठीक है, आप ऑल ऑफ द सडन आप ख़त्म नहीं कर सकते कि फिर क्या होता है ना, कंट्री में शोर शराबा होता है, फिर बहुत सारे लोग ये होता है, तो कंट्री उसमें बड़ा 2 ऑप्शन दे दिए कि भाई ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दे दिया। तो ऑप्शन 2 क्योंकि उसको एक तरह से डिमोटिवेट करना है, उसको जो है उसको हटाना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 को ही गवर्नमेंट फोकस करेगी, लेकिन ऑप्शन 1 पे भी कुछ इनको मतलब अट्रैक्शन देना चाहिए था। ठीक है, 12 लाख के बजाय 50,000 ही कर देते, 1 लाख ही कर देते, तो कुछ एक आम आदमी को लगता है कि चलो कुछ तो गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन क्या है, लास्ट ईयर जब इन्होंने 12 लाख का स्लैब किया था, ठीक है, तो एक अपने में बेंचमार्क था। तो और लास्ट ईयर क्या था, इलेक्शन का टाइम था। ठीक है, वो इलेक्शन का बजट था, इस साल कोई इलेक्शन अभी होना नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक जो बजट होता है वो भी इलेक्शन को देखते हुए, उसके टारगेट ऑडियंस को देखते हुए वो डिसीजन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ताकि जिससे गवर्नमेंट को इमीडिएटली बेनिफिट मिल सके। लेकिन इस चीज़ से जैसे आपने बताया कि परचेजिंग पावर पे फर्क आएगा, तो इकोनॉमी को तो लॉस है इस चीज़ का, क्योंकि अगर आदमी की जेब में पैसा ही नहीं बचेगा तो वो खर्चेगा क्या? नहीं, बिल्कुल तो क्या गवर्नमेंट 4 साल तक इंतज़ार करने वाली है? मतलब आम आदमी 4 साल तक इंतज़ार करेगा कि अब इलेक्शन आएंगे, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट मेरी जेब में छोड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं छूटेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका क्या होता है कि आपका जब आपका जो इनकम है उस पर अगर टैक्स का कोई रिलैक्स मिलता है तो आम आदमी का पॉकेट में जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो 2 तरीके से होता है, या तो आपने गवर्नमेंट ने पहले ले लिया, या दूसरा तरीका होता है कि पैसा घूमता है बाजार में आपका। ठीक है, गवर्नमेंट उसको ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो जीएसटी के टर्म में हो, सर्विस टैक्स के इसमें हो। ठीक है, तो उसमें जो है पैसा गवर्नमेंट लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने गवर्नमेंट ने पहले उसको ले लिया है, तो डायरेक्ट टैक्स में जब पैसा चला जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स में उसको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ही होगा। वो कितने सारे व्यापारी के होकर पैसा निकलता है, वो पैसा उसके हाथ से नहीं गुजरेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही उस पर डायरेक्ट टैक्स ले लिया है। तो यानी कि पैसा कम बचेगा। चलिए, ये तो हो गया इनकम टैक्स स्लैब का मसला, जो कि नॉर्मल मेरे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए एक झटका ही होता है हर बार। बिल्कुल, कभी कभार लगता है कि छप्पड़ फाड़ कर मिल गया, जैसे पिछली बार सरकार ने किया था इलेक्शन के एन बाद। लेकिन उसके अलावा हम लोग अगर बात करें 80C में डिडक्शंस को लेकर, अगर आपने टैक्सेस की स्लैब में कोई चेंज नहीं किया तो आपने डिडक्शंस में भी कोई चेंज नहीं किया। 80C अभी भी लगातार 1.5 लाख रुपए पे चला आ रहा है। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत मतलब जो एज ए मिडिल क्लास लोगों का हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन था कि इसको कम से कम 2.5 लाख होगा। ठीक है, तो कम से कम जो है कम से कम लाख रुपए का कम से कम बेनिफिट मिलेगा लोगों को। लेकिन उम्मीद था लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पर उसके ऊपर जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब उसको जो स्लैब जो एज इट इज पहले था वही एज इट इज आज भी है, वही आज चल रहा है। हालांकि इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ओल्ड टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से चीज़ें वो छेड़ ही नहीं रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो, ताकि लोग न्यू में शिफ्ट हो जाएं अपने हिसाब से। मतलब ये है कि मतलब उसका नेचुरल डेथ हो जाए, जो ओल्ड स्कीम है उसका नेचुरल डेथ हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी न डालें कि जिससे वो मतलब ओल्ड स्कीम जो है लोगों को टेम्प्ट करे। ठीक है, तो उसको आप वैसे ही डाई डाउन होने दीजिए। इंश्योरेंस को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि नॉर्मली हम जो देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में इंश्योरेंस खरीदने का चलन ही नहीं है। अगर हम आंकड़ों को भी देखें तो बाकी देशों के मुकाबले हम 83% नीचे हैं इंश्योरेंस खरीदने के मामले में, और उस पे भी सरकार ने किसी तरीके की कोई डिडक्शन पे काम नहीं किया। 25,000 मिलती थी मेडिकल इंश्योरेंस, तो 25 ही अभी है। हालांकि उसके लिए उम्मीद थी कि 50,000 ये लोग करेंगे। तो कैसे आम जनता को सरकार इस चीज़ को लेकर मोटिवेट करेगी कि वो इंश्योरेंस खरीदे? देखिए, अभी क्या हुआ, जो अभी मतलब बजट से पहले ही हुआ था कि गवर्नमेंट ने 100% FDI किया है कि इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो 25,000 का उम्मीद था कि 50 हो जाए, 40 हो जाए, जिससे लोग मेडिक्लेम इंश्योरेंस लें उसमें, क्योंकि मेडिक्लेम इंश्योरेंस एक आम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अभी भी क्या हमारा मिथ है इंडिया में कि हम इंश्योरेंस एज ए सेविंग्स किट यूज करते हैं, जबकि इंश्योरेंस आपका एक होना चाहिए कि आफ्टर डेथ आपकी फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे बेसिकली टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा टूल है।
ठीक है, बहुत कम प्रीमियम पे आता है, लेकिन बहुत सारे इंडियन को लक्रेटिव नहीं होता है, उनको लगता है कि हम बच गए तो क्या होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये उनके जो मतलब मिथ है, जबकि इंश्योरेंस का बेसिक पर्पज ही यही है कि भाई आप नहीं हो तो आपके एब्सेंस में आपके फैमिली को कैसे टेक केयर किया जाए। ठीक है, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है, जिसपे गवर्नमेंट ने जीएसटी हटाया भी उस पर लेकर। लेकिन हाँ, इसमें मेडिक्लेम में और उम्मीद थी कि मेडिक्लेम में करते तो ये काम मिडिल क्लास लोगों को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद था, क्योंकि जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए जो है जो लोअर इनकम ग्रुप हैं उनके लिए आयुष्मान भारत है, उनके लिए सब कुछ है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए एक मेडिक्लेम जो है पॉलिसी होता है, लेकिन उस पर अगर होता है तो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है। यानी कि जो टैक्स दे रहा है उसके लिए किसी तरीके की कोई भी सुविधा नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है सर। देखिए मिडिल क्लास क्या है, मतलब आज एक हमारे भी दिमाग में आता है कि हम लोग जो टैक्स देते हैं, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए और हम लोग उसके लिए मतलब मिडिल क्लास लोग देते भी हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, कोई मोटिवेशन नहीं है आपको टैक्स देने का, कोई मोटिवेशन नहीं है। आज बाहर आप जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, इंडिया भी आज एट पार उन कंट्री में जा रहा है, चाहे हम किसी भी यूरोपियन कंट्री का मुकाबला करें तो यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि जैसे उनका भी 40% 50% वो टैक्स लेते हैं। लेकिन अब जब मैं फिनलैंड की बात करता हूँ, फिनलैंड में अगर आप टैक्स दे रहे हैं, उनका भी शायद 40 या 50% का स्लैब है, आपका जॉब चला गया, इन केस आप प्राइवेट जॉब में आपका जॉब चला गया तो यू विल गेट 60% ऑफ द लास्ट ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट टिल द टाइम यू गेट द एम्प्लॉयमेंट। ओके, ठीक है, तो आपका 60% आपका मिल रहा है ना, तो आपका बेसिक जो लाइफ स्टाइल है वो रोड पे नहीं आएंगे आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिडिल क्लास आदमी क्या है, हम लोग टैक्स दें, बाकी एक जो बेसिक बुनियादी जो सुविधा जो गवर्नमेंट देती है उसके अलावा हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं मिलता सर। बुनियादी सुविधाओं में रोड होता है, उस पर आप टोल टैक्स लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बुनियादी सुविधाओं में अगर हॉस्पिटल होता है तो उसमें आपको दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर आप जा नहीं सकते सर, आप जा नहीं सकते। हाँ, अच्छा इलाज नहीं मिलता है आपको, क्योंकि पॉपुलेशन का लोड इतना है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए तो एक बेड पे 4 आदमी हैं। ठीक है, तो एक आदमी जो टैक्स दे रहा है एक उम्मीद करता है कि उसको एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिले, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। सिर्फ हम लोग एक कंपैरिजन तो करते हैं कि हमें वर्ल्ड में इतना टैक्स होता है, हम इतना ही लेते हैं, लेकिन हम उसके बदले में देते क्या हैं? ना आपको कोई रिकॉग्निशन है, ना कुछ नहीं। आज मान लीजिए मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मेरा नौकरी चला जाता है तो गवर्नमेंट अगला साल जरूर बोलेगी आपने टैक्स क्यों नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि मेरा एम्प्लॉयमेंट मेरा है भी या नहीं है। तो उसकी नौकरी का क्या होगा? उसके नौकरी का क्या हो, तो ये बेसिक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। तो ये रहता है क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है आज मिडिल क्लास के लिए, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, मिडिल क्लास उसको अभी का भी चलाना है, फ्यूचर का भी सोचना है। ठीक है, बाहर जो किसी भी हम डेवलप्ड कंट्री की जब बात करते हैं तो वो टैक्स दे रहे हैं तो उनका सोशल सिक्योरिटी करंट भी है, उनका फ्यूचर भी है ना। तो उनको कोई एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना है, ना मेडिकल के ऊपर पैसा खर्च करना है। यहाँ हमारे मेडिकल पे भी पैसा खर्च करना है, एजुकेशन के ऊपर कि आप गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को भेज नहीं सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप जा नहीं सकते आप। तो सीधा सा फंडा है कि जो टैक्स हम लोग भर रहे हैं वो एक मजबूरी है, लेकिन मोटिवेशन नहीं है कि इस टैक्स को देने से हमें क्या मिलने वाला है। आप उसके लिए रिकग्निशन दीजिए भाई कि चलिए आपके एयरपोर्ट पे अलग से लाइन लगा हुआ है कि आप टैक्स पे रहे हैं, ये मतलब कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज हो। तो मुझे लगता है अगर इंसेंटिवाइज करें, ठीक है, मैं गवर्नमेंट के पास भी आपके थ्रू माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग इंसेंटिवाइज करें, तो हो सकता है लोग बाई चॉइस और लोग आएँ, ठीक है, और इसको टैक्स भरेंगे लोग उसमें। बिल्कुल। आज क्या है, बाई कंपल्सन लोग भर रहे हैं, तो बाई चॉइस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबके लिए कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो बाई चॉइस हो और गवर्नमेंट को ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए कि ताकि ज़्यादा लोग मोटिवेट होकर इसको टैक्स में कंट्रीब्यूट करें। सर, आईटीआर फाइलिंग की जो डेट है रिवाइज्ड आईटीआर की, वो 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार इस चीज़ के ज़रिए फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है लोगों को, या पैसा उगाही का ये भी एक तरीका है? देखिए सर, इसमें 2 चीज़ है। मतलब बेसिक तो अगर इस मोटिवेशन को देखें तो पैसा उगाही का ही है कि भाई जो लोग नहीं दे पाए उनको एक तरह से मतलब एक पहले उनको बताया गया कि भाई जो है आप दे दीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज जो रेगुलर जो टैक्स पेयर है उनको पता है कि कब उनका डेडलाइन है, कब उनको टैक्स पे करना है, तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेसिकली एक तरह से है कि एक एडिशनल रेवेन्यू कैसे आए, तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक फोकस हो सकता है कि इसको और हम दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नहीं आ पाए वो और इसमें दे सकें। बिल्कुल सर। सर, F&O ट्रेडिंग में अगर हम बात करें, ये तो चलिए एक सैलरीड एम्प्लॉय की बात हो गई जिसको कुछ नहीं मिला इस बजट में। हालांकि अगर कुछ मिला होता तो हम लोग यहाँ ये बैठकर लंबी चर्चा कर रहे होते कि किस सैलरी इनकम वाले का कितना टैक्स बचा। लेकिन वो वाली चर्चा सरकार ने इस बार ख़त्म ही कर दी कि कोई चर्चा हो ही नहीं सकती कि भाई हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं, पीछे जो था वही अभी आपको लगने वाला है।
उसके अलावा सर हम लोग देख रहे हैं F&Os, ठीक है, जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें सीधा जो STT है उसको 15 गुना बढ़ा दिया गया, मतलब 0.01 से सीधा 0.15% कर दिया गया उसको। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाह रही है अपने ही लोगों को ताकि वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग ना करे, और हाँ तो क्यों? सर देखिए, फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग जो मतलब जो 15-15 टाइम्स जो बढ़ाने का जो है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन जो होता है, बेसिकली क्या होता है, जो मार्केट में जो स्पेकुलेशन होता है, लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। थोड़ा सा सर ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि F&O होता क्या है। सर देखिए, F&O क्या होता है कि आप एक होता है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, एक हो गया कि इमीडिएट इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने किया उसी दिन आपने जो है अब आपने कोई चीज़ अब शेयर्स में आपने लगाया, ठीक है, शाम को आपने काट दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक तरह के स्पेकुलेशंस है, मतलब इट्स नॉट अबाउट द फंडामेंटल, इट्स मोर अबाउट द स्पेकुलेशन। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस को कंट्रोल करना चाह रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग को जो कंट्रोल करना चाहती है। तो इसीलिए जो है इसको 15 टाइम्स बढ़ाने का रीजन है। जैसे भी पीछे भी आपने देखा होगा बहुत सारे बेटिंग ऐप्स थे, जैसे क्रिकेट के टीम 11 और ये सब, तो गवर्नमेंट ने उसको डिस्करेज किया। तो उसमें होता क्या है, कुछ लोग कमाते हैं सर, बहुत लोग गमाते हैं। जैसे क्रिप्टो में हुआ, क्रिप्टो मार्केट में सीधा उन्होंने 30% लगा दिया। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कमाने वाले लोग कम होते हैं, गंवाने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट एक तरह से मतलब आम जनता को सेफगार्ड करना चाह रही है कि ठीक है भाई, लोग मतलब इन सब शॉर्टकट्स में ना पड़े। ठीक, कोई भी इनकम करने के लिए कोई शॉर्टकट होता नहीं जिंदगी में, ठीक है। बिना मेहनत के और बिना पेशेंस के और बिना हार्डवर्क के कोई काम होता नहीं है सर उसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का सोच रहा होगा। तो सर क्या इस चीज़ पे टैक्स बढ़ाने से लोग डिस्करेज होंगे, तो शेयर मार्केट में क्या बदलाव आने वाला है सर? देखिए सर, शेयर मार्केट्स में मतलब लॉन्ग टर्म में तो कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, इसका जो इमीडिएट इफेक्ट आता है मार्केट में, कुछ दिन इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो इस सेगमेंट में थे, ऑफ कोर्स मतलब एक मार्केट का जो सेटबैक लगेगा, जिसको शायद कुछ दिन लगेगा उभरने में। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई बदलाव नहीं। आप सोचिए कि मतलब दिया क्या है सरकार ने, मतलब इस बजट ने? नहीं, बजट बिल्कुल ठंडा रहा सर। वैसे बजट में अगर कुछ है नहीं, मतलब उसमें लेकर मतलब अपार्ट फ्रॉम, अगर हम दूसरे की बात करें कि लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर बात करें, कैपेक्स की बात करें, इसमें करें, तो अदरवाइज मतलब ये बजट जो है मतलब कुल मिला के ठंडा ही रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कोई मतलब जो उम्मीद थी, उम्मीद पर कुछ भी नहीं करा हुआ। बिल्कुल। हालांकि सर एक चीज़ मिली है आम जनता को, वो है फॉरेन घूमने जाते हैं तो आपको जो टैक्स लगता था वो कम कर दिया है। तो लगभग जो 5 से 20% की कैटेगरी में लगता था, वो उसको चेंज करके अब ये 2% पे ले आए हैं। लेकिन कितने ही लोग फॉरेन की यात्रा पर जा पाते हैं, और जो जा पाते हैं इट मीन्स उनकी तनख्वाह अच्छी है। हालांकि ऐसे जो चुनिंदा लोग होंगे उनको फ़ायदा मिला, लेकिन आम जनता के लिए डोमेस्टिक ट्रेवल में कोई फ़ायदा नहीं है। इवन बुज़ुर्गों को ले लीजिए आप, पहले अगर हम कोविड से पहले बात करें तो कोविड से पहले बुज़ुर्गों के लिए रेल यात्रा में एक कोटा रहता था, या मतलब डिस्काउंट रहता था, 50% का डिस्काउंट आता, वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। इस बार भी उम्मीद थी कि शायद कुछ वैसा दोबारा रिपीट होगा, वो लेकर आएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन जो लोग फॉरेन घूमने के लिए जिनकी जेब में पैसा है, उनके लिए सरकार ने ज़रूर थोड़ा कम किया है। तो क्या लगता है, इससे जो नॉर्मल आदमी है वो भी विदेश यात्रा की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? सर देखिए, ये तो क्या विदेश यात्रा क्या है ना, एक सेगमेंट है, ठीक है। कोई जो ट्रैवल का सेगमेंट होता है कि भाई ये विदेश घूमने जा रहा है, विदेश में भी ये यूरोप घूमने जाएगा, ये एशिया घूमने जाएगा, यूएसए घूमने जाएगा, ठीक है। फिर आता है डोमेस्टिक में, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, घूमना सबको है, लेकिन जो बजट में आता है प्लान उसी में करता है, ठीक है। अब या आप अब शिमला के पहाड़ पे जाएं या स्विट्जरलैंड के पहाड़ पे जाएं, ठीक है, तो आपका क्या बजट आपके ऊपर उसके ऊपर है। क्योंकि वो आपको मतलब जो किक मिलता है, जैसे जो फिल्मी भाषा में कहें तो किक आपको कब मिलता है कि आपको 10 लाख पे किक मिलेगा या आपको 10,000 पे किक मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आम जनता को तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं है उसमें, ठीक है। और आम जनता इसमें, क्योंकि जो बाहर जो फॉरेन जो टूरिज्म के लिए जाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से एलिट क्लास ही है, मतलब उसमें जो है, या अपर मिडिल क्लास उसको बोल सकते हैं, तो जो HNI बोल सकते हैं, वो लोग बेसिकली इसको मतलब जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। बाकी तो आम आदमी के लिए तो मतलब बाहर जाना मतलब सपना ही है सर। तो सर इस बजट में आम आदमी के लिए क्या था जो आपको लगता है कि ये एक ऐसी घोषणा थी सरकार की जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिला है? देखिए सर, आम आदमी को फ़ायदा, जैसे कि जो इमीडिएट जैसे फ़ायदा की बात करूँ,
आम आदमी जैसे जो पेशेंट्स हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उस पर गवर्नमेंट ने उसके मेडिसिन के रेट कम होंगे उस पर, कि उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो क्रिटिकल मेडिसिन हैं उसके ऊपर घटाया उसने, तो उनके थोड़े रीच में आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो गरीब आदमी बीमार होता है, अमीर आदमी बीमार होता है, ठीक है। अमीर आदमी बीमार के ट्रीटमेंट कराता है, गरीब आदमी बीमारी से बाद में मरता है, गरीबी से पहले मर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है कि मेडिसिन और ये सब लाके तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसको एक हेल्प करने का किया है, ताकि उनके अफोर्डेबिलिटी में आ जाए। बाकी जैसे आयुष्मान कार्ड है और ये सब कार्ड तो उनको गवर्नमेंट ने पहले ही ऑलरेडी सुविधा दिया हुआ है, तो एक तरह से और उनको लिए एडिशनल ये है कि क्योंकि इंडिया एक तरह से डायबिटीज़ का भी पूरा कैपिटल बना हुआ वर्ल्ड का, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पे, तो एक तरह से उनको भी एक मेडिसिन में, क्योंकि आज इंडिया में मतलब करोड़ों में जो डायबिटिक पेशेंट्स ही हैं और मेरे हिसाब से लाखों में कैंसर पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो और वो नंबर बढ़ ही रहा है सर, वो नंबर घट नहीं रहा, वो नंबर बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो एक तरह से मेडिसिन से लाकर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने उनको राहत देने की कोशिश की। यानी कि एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म को भी फ़ायदा होगा इससे, जो लोग यहाँ आकर काम करते हैं, और प्लस जो दवाएं सस्ती होंगी उससे आम आदमी को भी फ़ायदा होने वाला है, ताकि एटलीस्ट जो ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में हैं उनकी जेब पे इसका बोझ कम पड़े। ये वाला मुद्दा हो गया। क्योंकि एक जब मेडिकल टूरिज्म का जब मैंने पॉइंट उठाया, तो मेडिकल टूरिज्म भी क्या है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट अगर प्रॉपर एक इकोसिस्टम बनाए, उसमें मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप एक डेवलप करें उस पर लेकर, तो एक गवर्नमेंट के मतलब इसके लिए मतलब यूथ के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत सारे जॉब क्रिएट हो सकते हैं आज। क्योंकि इंडिया का जो मेडिकल जो अफोर्डेबिलिटी है मतलब वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रियों से बहुत सस्ता है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, या जितने अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं। अंडर डेवलपिंग में क्या उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की, तो वो इंडिया की तरफ आते हैं, क्योंकि इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़िया है, ठीक है। दूसरा जो डेवलप्ड कंट्री है, आज यूएसए की मैं बात करूं, आज यूएसए में अगर आपको कोई दांत में प्रॉब्लम आता है तो इंडिया में आके आप उसका ट्रीटमेंट करवा के वापस चले जाते हो, वो भी सस्ता पड़ता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम तैयार करे, ठीक है, ताकि तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। ओके सर, अभी जो मैं खबर देख रहा हूँ कि ये जो एसटीटी बढ़ा है उसकी वजह से शेयर मार्केट जो है वो सेंसेक्स 2300 अंक तक टूट गया है और 500 अंक तक निफ्टी नीचे आ चुका है। तो ये जो तरीका है सरकार का, क्या ये आपको लगता है कि सही दिशा में ये बढ़े हैं एसटीटी की? देखिए सर, मैंने जैसे पहले कहा था कि इसका जो इमीडिएट इफेक्ट आएगा, ठीक है, वो तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स बात है, कोई एक प्रैक्टिस चल रहा है उसके ऊपर 15% आप कर देंगे तो मार्केट उसको नेगेटिव देखेगा ही देखेगा। लेकिन उम्मीद है कि मतलब सब कुछ दिनों कुछ सप्ताह में जो है चीज़ फिर लोगों में सेटल होना चाहिए सर, उसमें सेटल होना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा? धीरे धीरे सेटल होगा। ठीक बात है सर, एक चीज़ हुई है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में के ज़रिए जो क्लेम्स मिलते हैं या बैंक जो क्लेम देता है उस पे जो इंटरेस्ट था, क्योंकि क्लेम कभी कभार लेट हो जाते थे एक्सीडेंटल क्लेम में, तो उस पे टीडीएस कटता था पहले। अब सरकार ने उसको बिल्कुल अलग कर दिया है। कितने लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से, क्या फ़ायदा देखते हैं? देखिए भाई, ऐसा मतलब ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके ऊपर मतलब जो है इंटरप्रेट किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों को शायद मतलब इसमें कुछ राहत मिलेगा, और ऐसा गवर्नमेंट ने भी जो एक किया होगा तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो डेटा होगा उसके बेसिस पे किया होगा, तो एक तरह से मतलब लोगों को राहत मिलेगा। इसको लॉन्ग टर्म में हो चाहे शॉर्ट टर्म में हो, ठीक है, उसको एक राहत तो मिलेगा, गवर्नमेंट राहत मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। यानी कि लगातार सर अगर हम इन चीज़ों पे बात करें, एक सर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने की बात की गई है, जिसके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी जो एक्सकेवेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आप इंडिया की पोजीशन कहाँ देखते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, कि क्या इंडिया वाकई कब तक ऐसी स्थिति बनेगी कि वो कम्पीट कर पाएगा ग्लोबल लीडर्स के साथ इस मार्केट में? देखिए सर, आज के डेट पे अगर हम बात करें कि इंडिया शुरू से ही मतलब इंडिया और चाइना की, आज मैं 35 साल पहले मैं बात करूं, मैं या 90s में मैं बात करूं, तो 90s में इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट मोर और लेस एक ही पोजीशन पर खड़े थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। चाइना में क्या हुआ, चाइना एक प्रोडक्शन हब बन गया। आज वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब चाइना बना हुआ है। आप नेम एनी प्रोडक्ट चाइना में वो बनता ही बनता है। बिल्कुल। आज
जो स्टैंडर्ड है उसके, चाहे वो यूएसए के लिए बना रहा हो, चाहे यूरोप के लिए बना रहा हो, चाहे एशिया के लिए बना रहा हो, लेकिन चाइना एक प्रोडक्शन हब है। इंडिया ने शुरुआत किया, ये जो जब ये करंट गवर्नमेंट आई उसके बाद शुरुआत हुआ कि भाई हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। अदरवाइज क्या, इंडिया एक ट्रेडिंग हब बन गया था। हमने इंपोर्ट किया, सेल किया, इंपोर्ट किया, सेल किया, और बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उससे आपका जो 100 ये उस मॉडल का सूट करता है जहाँ पे पॉपुलेशन अगर इंडिया का 10 करोड़ होता है तो सूट करता है कि आप ट्रेडिंग करो, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आपका पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों का है, ठीक है। आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो ट्रेडिंग में अगर 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इसमें 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में जो जहाँ सेमीकंडक्टर के बाद ये है, तो अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन कम से कम ये है कि एक मिशन पे चल रहा है, गवर्नमेंट ने शुरुआत किया है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बाकी हमारे यहाँ R&D और ये सारे हैं, तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ है। तो मोर और लेस मतलब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोग भी एट पार कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंचेंगे सब लोग। मतलब आपका ये कहना है कि ये टाइनी स्टेप्स है जो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं इंडिया को। लेकिन सर, हम लोगों की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लिथियम आयन बैटरी में बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना 75% लिथियम आयन को कंट्रोल करता है। इसी चीज़ को चाइना एज ए लिवरेज भी यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल US में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए चाइना पे, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने पुश बैक दिया। उन्होंने उन सारे रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी जो अमेरिका को जिनकी ज़रूरत थी। तो उनके पास एक लिवरेज था जिस वजह से ट्रंप को भी अपने पैर वापस खींचने पड़े। लेकिन हिंदुस्तान के पास ऐसा कोई लिवरेज नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जब ये इंडस्ट्री सेटअप होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, व्हेन वील बी द ग्लोबल सप्लायर्स, चाहे वो 10% हो, 20% हो, तो क्या हमारे पास कोई लेवरेज आएगी? देखिए सर, इसमें क्या जो रेयर अर्थ है, ये क्या चाइना में मतलब उनके पास एबंडेंस है, ठीक है। इसी वजह से पूरे मतलब ग्लोबली वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं। और यूएसए को भी आपने जो सही कहा कि यूएसए को, ट्रंप को भी उसको वापस लेना पड़ा उनके, बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या है, इंडिया भी उस लेवल पे है और बाकी सारे जियोपॉलिटिकल उस कंट्री से रिलेशन बना रहे हैं उस पर, ठीक है। अभी जैसे देख रहे होंगे कि यूरोपियन यूनियन के साथ इन्होंने किया है, और बहुत सारे अभी कनाडा के साथ भी बात चल रहा है, बहुत सारे कंट्री से चल रहा है। तो जैसे इनको भी रेयर अर्थ मिनरल्स मिले इनको, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि चाइना के पास अपर एज है, लेकिन इंडिया भी उस प्रयास में लगा हुआ है कि हम लोग भी लेकर आएँ। और चाइना जैसा नहीं तो कम से कम चाइना के पीछे हम लोग भी एक अच्छे लेवल पे हम लोग इसको मतलब अपने आप को अच्छे पोजीशन कर सकते हैं। कम से कम हमारी भी कोई पोजीशन होनी चाहिए वर्ल्ड में जो धीरे धीरे ही डेवलप हो सकती है। क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर तो कुछ होगा नहीं। अगर हम ये मान के चले कि हम तो कर ही नहीं सकते, अगर आपने कुछ किया है, ठीक है, तो तभी आपके रास्ते भी बनते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो आप बाकी कंट्री में और कंट्री में भी हैं, उनके साथ भी जियोपॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं उसको भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनको वहाँ से भी इनको रेयर अर्थ मिनरल्स मिलता रहे। सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये जो हुआ है उससे जो बढ़ोतरी हुई है उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आएगा, वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार क्या सोच रही है इसको लेकर? देखिए सर, सरकार का मतलब इस मतलब विजन से ये लगता है कि सरकार का लॉन्ग टर्म का प्लान है कि ताकि हम पहला तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, वो सब कुछ आता है सर उसमें, ठीक है। सिर्फ वही नहीं आता, आपस में कनेक्टिविटी भी कैसा हो। आज हम बात करते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का ड्रॉबैक क्या होता है, या तो हमारा फैक्ट्री पोर्ट के पास में हो, क्योंकि आपका जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, आप पोर्ट से, और ड्राई पोर्ट होता है, जो ड्राई पोर्ट का जितने भी ICD पोर्ट होता है, जो मान लीजिए दिल्ली पोर्ट है तो दिल्ली एक ICD पोर्ट होता है जो ड्राई पोर्ट होता है। तो बेसिकली आपको जो कंटेनर आता है या कंटेनर जाना है वो आपका दिल्ली से होकर पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुंद्रा जाना है या नावा सिवा पोर्ट जाना है, तो जो फ्रेट कॉस्ट है, आज मान लीजिए USA से और मुंद्रा आने में जितना कॉस्ट नहीं लगता, उससे ज़्यादा मुंद्रा से और दिल्ली आने में कॉस्ट लग जाता है उसका, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं जो है, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट होगा, ठीक है, तो वो एक जब लॉजिस्टिक्स आपका कॉस्ट कम आएगा तभी आप वर्ल्ड में कम्पिटिटिव हो पाएंगे उस पर। तो क्या सर, जो प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसका कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा सर। प्राइवेट सेक्टर देखिए, जो भी आप मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं या लोकल जो लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, तो जब रोड बढ़िया होगा तो आपका क्या टाइम कम लगता है। प्लस आपके जो गाड़ियाँ के जो वियर एंड टीयर है,
आज मान लीजिए ट्रक लगता है, ये लगता है, पहले जो रोड टूटे फूटे होते थे, ठीक है, तो वियर एंड टीयर कॉस्ट बहुत बढ़ता था। अब उनका वियर एंड टीयर कॉस्ट नहीं बढ़ता है, उसका टाइम ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है, तो एफिशिएंसी आता है उसमें, तो टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है और उनका एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होता है। सर एक नया प्रपोजल आया है गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में, वो है कि जो फॉरेन कंपनीज है उनको 2047 तक टैक्स हॉलीडेज दिया जाएगा। ऐसी कंपनियां जो अपने डेटा सेंटर्स हिंदुस्तान में रखेंगी और ग्लोबली वो सप्लाई करेंगी चीज़ें, यानी कि सर्विसेज देंगी अपनी ग्लोबल पूरी दुनिया में। तो इससे क्या आपको लगता है कि भारत में डेटा सेंटर्स फ्लो होंगे? देखिए सर, एक कितने % का क्या फ़ायदा होगा? देखिए जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये भी मतलब एक मतलब लॉन्ग टर्म का ही प्लान है कि बहुत सारे कंपनी जैसे जो बाहर से इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं या डेटा सेंटर लाना चाह रहे हैं, तो इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो क्या है, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, और तीसरा क्या है कि आप वो इंडिया में हब बना के और बाहर उसको सप्लाई करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, इससे इंडिया का एक पोजीशन मजबूत होगा उसमें लेकर। यानी कि इससे जॉब्स क्रिएशंस भी होंगे, आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में? जॉब्स क्रिएशन भी होगा सर, आपका FII भी आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो भी आएगा, और आपका एक्सपोर्ट भी, आपका यहाँ से कैपेसिटीज आपका बढ़ेगा उसमें। यानी कि लॉन्ग टर्म में देखें तो इसका एक फ़ायदा मिल सकता है इकॉनमी को आने वाले वक्त में। सर एक चीज़ नई शुरू हुई है, वो है डिजिटल क्रिएटर लैब्स, कि हर स्कूल में, कॉलेजेस में, यानी कि लगभग 15,000 के करीब स्कूल्स में डिजिटल क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सर देखिए, एक क्या है, अभी जैसे IT में जो बूम है, ठीक है, वो अब जैसे AI है, ठीक है, वो तो बहुत सारे क्या है, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। उसी तरह से गेमिंग में भी बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, तो इसमें एक यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होगा कि वो गेमिंग को अपना कैरियर अपनाएं, और गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, तो उनके लिए नए कैरियर का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट में मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है गेमिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है, तो एक हमारे यूथ के लिए एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो सर ये बजट के मेन पॉइंट्स थे जो हमने आपसे डिस्कस किए। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें बजट से नदारद है जो होनी चाहिए थी, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? देखिए सर, एक बहुत बड़ा चीज़ है कि हम लोग अभी भी हम वर्ल्ड वाइड हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। हमारा अभी भी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस नहीं होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को एक एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका ग्लोबली पोजीशन मजबूत होगा, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और इंडिया का सर्विस सेक्टर में इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता है। आज जितने भी जो आज 10 मिनट में डिलीवरी हो रहा है, 15 मिनट में डिलीवरी हो रहा है, वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा सर, जो इंडिया में हो रहा है, ठीक है। जो आपके पास UPI का ट्रांजेक्शन है, जो पहले आदमी को चिल्लर लेने के लिए होता था, 2 रुपये नहीं है, 5 रुपये नहीं है, आज आप 2 रुपये भी आप UPI कर सकते हैं, 5 रुपये भी आप UPI कर सकते हैं। तो इसको क्या है, ग्लोबल ले जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ग्लोबल पोजिशनिंग हो हमारी। हमें एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो कि गुड्स भी हो और सर्विस भी हो, और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए, हालांकि अभी भी है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, तो हम लोग ग्लोबली कैसे कम्पिटिटिव बने, गवर्नमेंट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे और क्या सपोर्ट दे उनको, जो भी एंटरप्रेन्योर इसमें आते हैं, तो जिससे कि हम वर्ल्ड में कम्पीट कर सकें और इंडिया का एक पोजीशन ग्लोबली बन सके। तो आपका ये कहना है कि एक्सपोर्ट की ओर हम लोगों को ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बजट में आप क्या देखते हैं? इस बजट में सर देखिए, कुछ जो अभी जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और सब जो किया, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये क्या है, एक जनरल मतलब डेवलपमेंट की बात हो रही है। एक डेडिकेटेड, जैसे एक्सपोर्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं उसमें, ठीक है, जिससे कि फॉरेन रेवेन्यू आए इंडिया में, फॉरेन रेवेन्यू और कैसे ज़्यादा बढ़े, उसके ऊपर जो है हम लोग फोकस कर सकते हैं। सर आप क्या सलाह देना चाहते हैं करंट गवर्नमेंट को इस बजट को लेकर? बस गवर्नमेंट को यही सलाह देना चाहता हूँ सर कि लोगों को मतलब पहले तो थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन हो, मतलब कोई भी टैक्स देने के लिए फोर्स ना हो, उसको मोटिवेशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। और आज जो लोग दे रहे हैं उनके ऊपर ही खाली बर्डन ना पड़े, इसके दायरे को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बढ़िया से और प्लानिंग करे तो काफ़ी लोग और इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग दे रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग सब देते ही देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं उनको एक मोटिवेशन हो, उनको कुछ और एडिशनल बेनिफिट मिले, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ कुछ जो अपना ATC में हो या इसमें हो, ताकि उनके हाथ में पैसा आए, मिडिल क्लास के पास एक पैसा आए, ताकि इकोनॉमी और थोड़ा बूस्ट हो सके।
सर एक बंदा मेहनत करता है, वो मान लीजिए 50 लाख के पैकेज तक पहुंचता है, तो वो 30% की स्लैब में है जो वो पैसा दे रहा है, यानी कि लगभग 15 से 15.5 लाख रुपए वो टैक्स देता है। अब उसके पास जो पैसा बचता है उससे वो अपना कुछ सेविंग करता है, तो वो एफडी करवाता है। एफडी पे जो इंटरेस्ट है उसको फिर उस पर टैक्स देना है, विच इज़ कॉल्ड डबल टैक्सेशन, जो नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, वो पैसा बचाता है, वो उसको म्यूचुअल फंड्स में लगाएगा तो उसको फिर कैपिटल गेन देना है। उसके बाद उसके पास जो पैसा अगर वो खर्चने भी जाता है, मान लीजिए अगर वो 30 लाख की 35 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, तो उसमें उसको ज़्यादा टैक्स भी देना है। तो ये सारा टैक्सेशन का जो मसला है, आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को किस तरीके से देखते हैं इस सारी सिचुएशन में, कि वो कैसे डील कर रहे हैं सिस्टम के साथ? देखिए सर, यहाँ पे क्या हो, टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन हो रहा है। आज आपने गाड़ी ली है, आपने जीएसटी दिया उसके ऊपर, आपने रोड टैक्स दिया है, गाड़ी चलाने लगे आपने टोल टैक्स दिया है, आप फ्यूल ले रहे हैं उस पर वैट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप हर एक स्टेज पे टैक्स दे रहे हैं। आप 30% कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे इंडिविजुअल है 50 से 60% तो टैक्स देता हो, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स गया वो तो जो 30% प्लस जो सेस चला गया वो तो चला गया, प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स आप हर एक जगह पे दे रहे हैं। या तो आप सिस्टम ऐसा बनाइए कि भाई जो डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं इनको ये बेनिफिट मिलेगा, आप इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ताकि उसको एक लगे कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, वो वर्थ है, ठीक है, मैंने उधर दिया तो मुझे इधर फ़ायदा भी मिल रहा है। तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है जो आप जो टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एक मतलब एक बहुत बड़ा हॉलिस्टिक व्यू चाहिए, ठीक है, या जो इनकम टैक्स पेयर का एक फोरम बनना चाहिए और उनसे भी गवर्नमेंट उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले बजट से पहले, ठीक है, ताकि हम कैसे इसको लिवरेज दें, ठीक है। वो भी इसी देश के नागरिक हैं भाई, उनका गुनाह ये है कि वो कमा रहे हैं, ठीक है, बाकी जो फ्री बीज लेने वाले हैं, ठीक, वो फ्री बीज लिए जा रहे हैं, और जो मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो क्योंकि जो 50 लाख का कमाने के लिए वो सोचिए कि कितना प्रेशर होता है उसके ऊपर, वो मेंटल प्रेशर होता है। तो वो मेहनत का पता चला सब गवर्नमेंट ही एडवांटेज ले जाए उसको, और पता चला आपने फ्री बीज में दे दी है, कोल्लू के बैल की तरह बस रहा है। हाँ, जो कमा रहा है वो कमा रहा है, ठीक है। वो 20-80 का ही होता है कि 20% ही आदमी जो है 80% लोगों को चला रहा होता है। वही कंपनी में भी लागू होता है, वही सरकार में भी लागू होता है, वही देश में भी लागू होता है। सर 20% कमा रहे हैं, 80% को भर रहे हैं। तो जाते जाते सर आखिरी एक आपका पॉइंट चाहिए मेरे को इस चीज़ पे, कि 10 में से आप इस बजट को कितने नंबर देते हैं? मैं 10 में से इस बजट को मैं अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूँ तो मैं मतलब 6 देता हूँ सर मैं इसमें, ठीक जी, क्योंकि आम आदमी के लिए नहीं मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए है जो गवर्नमेंट का प्लानिंग है, कि जिससे कि लॉन्ग टर्म आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब पे जो फोकस है, सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस है, एआई के ऊपर फोकस है, वो जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने किया है। तो मैं इसको 6 रखना चाहता हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट अगले बजट में और कुछ अच्छा लेकर आए, ताकि आम आदमी के जेब में और पैसा जाए और वो लोग अच्छे ज़िंदगी जी सके। तो रंजीत जी ने इस बजट को दिए हैं 10 में से 6 नंबर। आपने बजट पे पूरी चर्चा सुनी होगी। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आने वाले और एक्सपर्ट्स के साथ हम उन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप भी हमें बता सकते हैं कि आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देते हैं, और आपका संडे इस बजट स्पीच को सुनने के बाद अच्छा गया या और ख़राब हो गया, वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, आप देख रहे हैं खबर गांव। जुड़े रहिए हमारे साथ बजट की और चर्चाओं के लिए। अभी काफ़ी कुछ आने वाला है। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।